मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर गुरुकुल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MS एक्सेल का बिगिनर ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से कि कैसे हम MS एक्सेल में डेटा एंट्री करें। अगर आपको एक्सेल शीट में लेफ़्ट से राइट की ओर डेटा एंट्री करना है तो आप जो भी आपको सेल में लिखना है आप वो टेक्स्ट लिखकर कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दें। टैब की प्रेस करने से हमारी जो सेल होती है वो लेफ़्ट से राइट की ओर चले जाती है। अगला कॉलम हमने मान लीजिए लिखा, कॉलम में नेम, फिर कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दीजिए। तो जब भी आप कॉलम हेडिंग बनाते हैं उस टाइम को आप ये टैब की बहुत काम आएगी। अगर आपको MS एक्सेल में ऊपर से नीचे की ओर डेटा एंट्री करना है तो आप जिस भी सेल में आपने लिखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करता हूँ, फिर अगला नाम लिख देता हूँ, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो जब भी आपको ऊपर से नीचे की ओर डेटा एंट्री करना हो तो आप टेक्स्ट लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दें। तो इस तरह से आप एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो अगली पॉइंट है कि कैसे हम MS एक्सेल में सेल के अंदर का डेटा डिलीट करें। तो ये भी बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। आपको जिस भी सेल का डेटा डिलीट करना है आप सेल पर क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि आपको एक साथ डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग करके कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट आपको डिलीट करना है तो आप कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके ये पूरी शीट सिलेक्ट हो गई, देखिए। और अब यहाँ से आप कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे तो देखेंगे आपका जितना भी सेल के अंदर का डेटा है वो डिलीट हो चुका है। अगर इसे आपको वापस लाना है तो आप Ctrl के साथ Z दबाएँ। तो अगली पॉइंट आती है कि सेल को एडिट कैसे करना है। तो सेल को एडिट करने के दो तरीके होते हैं कि एक तरीका ये होता है कि आप जहाँ भी आपको एडिट करना है, मान लीजिए इस बिगिनर से मुझे B को कैपिटल करना है तो मैं यहाँ पर आके डबल क्लिक कर सकता हूँ। देखिए डबल क्लिक करा है मैंने, तो यहाँ पे आके मैं इसको मिटा के ये कैपिटल B लिख देता हूँ। एक तरीका ये होता है। अगला तरीका होता है कि अगर आप कीबोर्ड की मदद से इसे एडिट करना चाहते हैं तो आपको जिस भी सेल को एडिट करना है आपको उस सेल पर आके कीबोर्ड से F2 की प्रेस करना है। F2 की प्रेस करने से क्या होता है कि हमारी जो कर्सर होती है वो सेल के अंदर चली जाती है। अब यहाँ से आप कीबोर्ड के कर्सर बटन से इसे लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ H को कैपिटल करना है वाले, तो मैं इसे शिफ्ट के साथ S दबा दूंगा, ये देखिए कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आप इसे एडिट कर सकते हैं। चाहे तो आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर आप जब F2 दबाते हैं तो F2 से हमारा जो कर्सर होता है सेल के अंदर चले जाता है। अगर आप मान लीजिए थिंग्स यू विल लर्न इन दिस वीडियो के आगे कुछ लिखना चाहते हैं और अगर आप यहाँ ऐसे क्लिक करके कुछ भी लिखना चाहेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने पुराना लिखा है वो पूरा डिलीट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर आके आप F2 दबाएँ तो आपका कर्सर अभी अंदर आया, अभी आप इसमें आके कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू ऐड डिलीट अ शीट इन एक्सेल। एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं तो हमें कुछ शीट्स पे काम मिलता है, जैसे कि शीट 1, शीट 2 ऐसे शीट्स मिलती हैं हमको। तो अगर हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से हमें कोई नई शीट इंसर्ट करना है तो नई शीट इंसर्ट करने के लिए आप एक तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस कर सकते हैं। आप देखेंगे शीट बढ़ती जा रही है, 6, 7 है। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ F11 और प्रेस कर तो देखिए एक शीट और बढ़ गई। तो जहाँ भी आप सिलेक्टेड रहते हैं वहाँ एक शीट नई ऐड हो जाती है। एक तरीका ये है कि आप यहाँ क्लिक कर दें या फिर आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर दें। अगर आपको शीट को डिलीट करना है तो आप सीधे कोई भी जिस भी शीट को आपको डिलीट करना है उस शीट पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप शीट को डिलीट कर सकते हैं। अगली पॉइंट है कि आप शीट का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी देखिए बहुत सारी शीटों बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी शीट को नेम मिलता है अक्सर में शीट 1, शीट 2 इस टाइप से मिलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि शीट का नेम चेंज करना है तो आप इसे भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दें, डायरेक्टली डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कर्सर इसमें चले गया है। इसे आप मिटा लें और आप चाहे तो A, B, C जो भी आपको शीट का नाम देना वो लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर शीट में राइट क्लिक करके इसे यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करें, इससे भी वही होगा। यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं। अगली पॉइंट है कि हाउ टू ऐड रो और कॉलम इन अ शीट,
किसी भी शीट में अगर आपको रो और कॉलम ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो कैसे करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसे। मान लीजिए हमारे पास ये सैम्पल मार्कशीट रिकॉर्ड का डेटा है, इसमें हमें बोल दिया गया है कि हमें रो और कॉलम कहीं कहीं ऐड करना है। मान लीजिए हमें यहाँ बोल दिया गया है कि सीरियल नंबर, रोल नंबर और नेम। इस रोल नंबर और नेम के बीच में हमें एक आधार कार्ड की कॉलम जोड़नी है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम इससे भी दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ इस डी पे क्लिक करें, कॉलम के हेडर पे, और यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे आपको कॉलम मिल गया। आप चाहे तो आप यहाँ पे अपनी नई कॉलम की एंट्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो उसे कि आप कीबोर्ड की मदद से इसे करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें और कीबोर्ड से Ctrl+ दबाएं। Ctrl+ करने से कॉलम ऐड हो जाती है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपको कॉलम ऐड करना है तो पहले आपको कॉलम का हेडर सेलेक्ट करना जरूरी है, जहाँ भी आप कॉलम ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करके Ctrl+ दबाऊँगा तो भी कॉलम ऐड जाएगी। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपने सिलेक्शन कहाँ रखा है। आपको ये सिलेक्शन ज़रूरी है, आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है। आपको हमेशा कॉलम का हेडर पकड़ना है। तो इस तरह से आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपको कहीं पे रो की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए आपको राजेश और मदन के बीच में कोई नाम इंसर्ट करवाना है, आप भूल गए एंट्री करना, तो उस कंडीशन में आपको इन दोनों के बीच में एक खाली लाइन चाहिए। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, जिस भी नाम के ऊपर आपको रो चाहिए और उस वाली रो को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमें मदन के ऊपर एक खाली रो चाहिए, तो मदन का जो रो है 6th है, हम यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके कीबोर्ड से राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से नई रो मिल जाती है हमें। इसी को अगर आपको कीबोर्ड से करना है तो आप इसे सिलेक्ट करें और Ctrl+ दबा दें। तो इस तरह से आपकी रो और कॉलम ऐड हो जाती है। तो अगली पॉइंट है कि कैसे हम MS एक्सेल में रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं शीट में। चलिए देखते हैं। अगर आप MS एक्सेल में किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप मान लीजिए मुझे जे कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं इस जे पे क्लिक कर दूंगा, फिर यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे वैसे आपकी कॉलम डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप इसे कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस कर दीजिए। कंट्रोल माइनस करने से आपकी कॉलम डिलीट हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका ये सिलेक्शन हमेशा सिलेक्टेड रहे। ऐसे अगर आपको किसी रो को डिलीट करना है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो प्रणय है, ये प्रणय नाम की जो आपकी रो है, ये पूरा रिकॉर्ड आपको गायब करना है, तो उस कंडीशन में आप इसकी रो का नंबर देखिए, इसे सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस कर दें। ध्यान रखिए आपको रो और कॉलम डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस प्रेस करना है और रो और कॉलम ऐड करने के लिए Ctrl+ प्रेस करना है। तो अगली पॉइंट आती है कि कैसे हम MS एक्सेल में ऑटोफिल का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ऑटोफिल होता क्या है। ऑटोफिल होता क्या है कि बहुत सी चीज़ें हम इसमें ऑटोमेटिक फिल करवा सकते हैं, जैसे कि सीरियल नंबर। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 लिखा, अभी हम चाहते हैं इस 1 को हमको 20 तक खींचना है। तो अब जैसे हम इसको क्लिक करके नीचे खींचते हैं तो देखिए 1 कॉपी हो गया। लेकिन जैसे हम यहाँ पर आके फिल सीरीज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 2 3 की फॉर्मेशन होगा। आप इसको यहाँ से पकड़ के आप जितना ड्रैग करेंगे आपको अब नंबर भी दिखते जा रहा है। तो इस तरह से आप नंबर्स को एंटर करवा सकते हैं। आप चाहे तो इसमें टेबल भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिखा और फिर इसको हमने सेलेक्ट करके ड्रैग करके हमने 10 तक खींच लिया। हमको मान लीजिए 10 तक टेबल चाहिए, 10 तक खींच लिया। फिर हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर अभी इसको हम पकड़ के खींचेंगे तो अभी आप देखेंगे, देखिए 2 का टेबल बना दिया। अभी काम कैसे करता है, जब हम इन दोनों को पकड़ के नीचे ड्रैग करते हैं तो एक्सेल समझता है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 का है। जब हम इस 2 और 4 को सिलेक्ट करके हम नीचे खींचते हैं तो एक्सेल इस सीरीज़ को +2 में बढ़ाता है। तो इस तरह से एक्सेल समझ लेता है। अगर हमें इसे पूरा करना है तो अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आके इसे ऐसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे पूरा का पूरा टेबल बन गया है। यहाँ पे इस जो रो में ये 2 का डिफरेंस लेके चल रहा है, इस रो में 3 का डिफरेंस लेके चल रहा है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में सेम डिफरेंस लेके चल रहा है। तो इस तरह से काम करता है। ऐसे इसमें आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर मंथ्स के नेम लिखना है तो मान लो आपने जैन लिखा, जैन लिख के आप इसे ड्रैग करेंगे तो देखिए मंथ्स के नेम ऑटोमेटिक आते जा रहे हैं। आप जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक नाम आते जाएंगे। अगर आप पूरा स्पेलिंग लिखेंगे और पूरा स्पेलिंग लिख के आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा स्पेलिंग दिखाएगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है कि अगर आप ये स्पेलिंग लिखेंगे जो अक्सर लोग करते हैं,
तो यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जब भी ये यूज़ करना है आपको स्पेलिंग सही लिखना है। ऐसे ही आप संडे मंडे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फिर यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में आ रहा। अगर मैं पूरा स्पेलिंग लिखता हूँ तो ये पूरा की पूरा फिल करेगा, देखिए इस तरह से। अगर आपको अटेंडेंस शीट बनाना है तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1 जून लिखा है और फिर मैं इसको पढ़ के अगर ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि डेट को ऑटोमेटिक लेते जा रहा है। तो इस तरह से ऑटोफिल ऑप्शंस में काम करता है। अगली पॉइंट है हमारी कि हाउ टू मर्ज एंड अनमर्ज सेल्स। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं इसे भी। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये कुछ सैम्पल मार्कशीट का रिकॉर्ड है। अभी इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये अलग अलग सेल्स में लिखे हैं, अलग अलग कॉलम्स में लिखे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो ऊपर का जो हमारा स्कूल नेम है उस स्कूल नेम इन सभी के ऊपर एक ही सेल में कन्वर्ट होकर दिखे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमें इसे मिलाना है। हमने इसे सिलेक्ट मिला दिया है और यहाँ से आके हम मर्ज और सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे जितने भी सेल जो थे एक साथ वो एक में कन्वर्ट हो गए। मर्ज का मतलब ये होता है कि आपको सेल को एक करवाना। अगर आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक ये जो 3 सेल दिख रहे हैं एक में चल जाए तो आप यहाँ पे भी इस मर्ज एंड सेंटर को यूज़ कर सकते हैं। अभी आप इसमें जो भी लिखेंगे, अगर हमें इन सेल्स को वापस पहले से करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ क्लिक करें और यहाँ पर आके अनमर्ज सेल्स ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। देखिए आप पहले ऐसा हो गया, पूरे सेल जो है वापस से डिवाइड हो गए। अगर आपको यहाँ पे करना है तो यहाँ पे दोबारा जाइए, जिस भी सेल में आपको अनमर्ज करना है सेलेक्ट करिए, यहाँ से अनमर्ज सेल्स पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप मर्ज और अनमर्ज कर सकते हैं। फिर अगली पॉइंट आती है हमारी कि रोज और कॉलम्स को हम कैसे एडजस्ट करें। चलिए देखते हैं। रोज और कॉलम्स को एडजस्ट करने के लिए क्या रहता है कि मान लीजिए हमारे पास कई बार कॉलम्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जितनी ज़रूरत उतना ही जगह ले रहा है। ये देखिए, अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी शीट में, जैसे मान लीजिए मैं इसे बिगाड़ देता हूँ पहले, हम चाहते हैं कि पूरी की पूरी शीट एक साथ एडजस्ट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी शीट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कोई भी 2 कॉलम के बीच में डबल क्लिक कर देंगे। अगर गलती से आपकी कभी रो बड़ी हो गई है, ऐसी कुछ कि आपकी कोई रो एक रो ज़्यादा बड़ी दिख रही है, एक रो छोटी दिख रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी 2 रो के बीच में, 2 रो नंबर के बीच में जब आपको ये वाला साइन दिखेगा यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि पूरा की पूरा जो है आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुका है। अगर आपको कॉलम का साइज़ बढ़ाना है तो आप कॉलम के साइड में जाके यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम की साइज़ डिक्रीज़ करना है तो आप यहाँ से आप ऐसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको रो की साइज़ बढ़ाना है तो आप ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। कम करना है तो ऐसे ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। एडजस्ट करना है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। कॉलम या रो के बीच में अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमेशा ऑटोमेटिक जितना साइज़ की ज़रूरत होती है उतना साइज़ ऑटोमेटिक एक्सेल ले लेता है। अगली पॉइंट आती है हमारी कि कैसे हम MS एक्सेल में टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज करें। जो आपको ये कलर दिख रहा है, ये ब्लू कलर, ये टेक्स्ट का कलर है। अगर हम इसे हमें चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ क्लिक कर सकते हैं, या फिर हमने इतना सेलेक्ट कर लिया जितने भी हमको चेंज करना है। फिर यहाँ पर आके हम यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हम चूज़ करते हैं वो कलर हमारा आ जाता है। अगर आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लें और इसी के साइड में आपको एक फिल ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आप जो भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपकी बैकग्राउंड कलर में दिखने लग जाएगी। अगर आप चाहते हैं बैकग्राउंड कलर आपको हटाना है तो आप यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ से आके आप इसे नो फिल पे करें। नो फिल पे करने से आपकी जो भी बैकग्राउंड होगी वो हट जाएगी। अगर आपको पूरी शीट से नो फिल लगाना है पूरी शीट पे तो आप कंट्रोल दबा दीजिए, यहाँ पे जाइए और नो फिल कर दीजिए। तो इस तरह से आप टेक्स्ट का कलर और टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर MS एक्सेल के सेल्स में कर सकते हैं। अगली ऑप्शन है कि हाउ टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। एक्सेल में नंबर्स को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, हम चाहते हैं कि इनको किसी भी नंबर को किसी नंबर से ऐड करवाना है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन इक्वल टू से स्टार्ट होती है। जैसे हमने इक्वल टू प्रेस कर दिया, मान लीजिए हमें इस 49 को इस 45 से प्लस करवाना है, तो हम इसे 49 पे पहले क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने 49 पे क्लिक किया तो हम क्या, यहाँ पे दिख रहा है E5। अब ये E5 क्या है, E5 मतलब ये E कॉलम और 5th रो। ये जो 49 लिखा है E कॉलम और 5th रो में लिखा है, इसकी जो लोकेशन है E5 है। तो बाद में अगर इसकी वैल्यू चेंज भी होती है तो हमारा फॉर्मूला सही काम करेगा। चलिए देखते हैं, हमने प्लस दबा दिया,
49 प्लस यहाँ 45 सेलेक्ट कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया, अभी 94 आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 49 की जगह 50 कर देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला अपडेट हो रहा है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाई थी नंबर पे नहीं, हमने सेल पे लगाई थी। उसके बाद आप 50 प्लस 45 करते हैं, तो अभी आप देखेंगे अगर आप यहाँ वैल्यू चेंज करेंगे तो अब यहाँ अपडेट हो रहा है और यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको किसी भी नंबर को किसी नंबर से माइनस करवाना है तो आप इक्वल टू प्रेस करें, उस नंबर को सिलेक्ट करें जिससे माइनस करवाना है, फिर कीबोर्ड से माइनस की प्रेस कर दें, फिर जो नंबर माइनस करवाना है उसको सिलेक्ट कर दें, एंटर करवा दें। इसी तरह से आप इंटू भी करवा सकते हैं किसी दो नंबर को। मान लीजिए 47 को मैं इंटू करवाना चाहता हूँ, इंटू का साइन दबा दिया मैंने, 22 पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा है। अगर आप किसी दो नंबर को डिवाइड करवाना चाहते हो तो इक्वल टू मान लीजिए 88, डिवाइड का साइन लगा दिया। अब जरूरी नहीं कि आप यहीं सेलेक्ट करें, आप चाहे तो मैनुअली नंबर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, एंटर कर दिया, देखिए दिखा रहा है। आपको कभी भी चेक करना है कि जो वैल्यूज़ आई कहाँ से एक्सेल में, तो आप यहाँ जब क्लिक करके यहाँ फॉर्मूला बार में चेक करेंगे तो ये दिखा रहा है कि E7 डिवाइड बाय 4, मतलब E7 में जो भी लिखा है ये इसको डिवाइड हमने कैसे किया है, 4 से डिवाइड किया है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 50,000, हमें इस 50,000 की 5% निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे निकालना है, इक्वल टू करेंगे, हम इस 50,000 को सिलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस, कीबोर्ड से एस्ट्रिक्स का साइन प्रेस करेंगे और जितना परसेंट हमको निकालना है, मान लीजिए हमको 5% निकालना है तो हमने 5 लिखा और परसेंटेज की साइन लगा देंगे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आप कितना ही परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगली ऑप्शन आती है कि हम कैसे अपने डेटा पे बॉर्डर लगाएं। अब बॉर्डर लगाना क्यों ज़रूरी है, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं ये हमारा जो डेटा है इस पर बॉर्डर नहीं है और इस पर बॉर्डर है। जब अगर हम इसका प्रिंट आउट देखेंगे, इसकी प्रिंट आउट कैसे आने वाली है, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे हमने बॉर्डर लगाई हुआ बॉर्डर दिख रही है, बाकी जहाँ बॉर्डर नहीं लगाई हुआ देखिए आप कैसा अजीब दिख रहा है। तो इसलिए बॉर्डर लगाना जरूरी होता है। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जितने भी डेटा पे आपको बॉर्डर लगाना है, मान लीजिए हमें 2 ही कॉलम में लगाना है, तो 2 कॉलम सेलेक्ट करी हमने और यहाँ पर आकर आप इसे ऑल बॉर्डर कर सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर हटानी है तो आप सिलेक्ट करके इसे नो बॉर्डर पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बॉर्डर लगा भी सकते हैं और बॉर्डर हटा भी सकते हैं। तो अगली पॉइंट आती है कि कैसे हम MS एक्सेल में टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास जो सेल्स होते हैं, सेल्स में जो नीचे का कंटेंट होता है वो काफ़ी कम होता है, उससे उतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन क्या होता है, हमारा जो कॉलम का हेडिंग होता है, कॉलम के हेडिंग में बहुत कुछ लिखा होता है, जिस कारण से उस कॉलम का ओवरऑल साइज़ बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए कैसे करना है इसे। जैसे हमने इस सेल को रैप करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ से आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आप जब क्लिक करेंगे आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा डिफरेंस, लेकिन आप क्या कर, जैसे इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ड्रैग करके छोटा कर सकते हैं। अभी जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने रैप किया है, वो जो आपने टेक्स्ट लिखा है उस सेल में, वो उसी सेल के अंदर नीचे लाइन में आ गया। आप चाहे तो इसको और ब्रेक कर सकते हैं। जैसे आप इसको डबल क्लिक और करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, हमारा कॉलम का जो स्पेस है बढ़ रहा है। पहले क्या कर रहा था, ये सेल्स ऑफ मई इतना पूरा स्पेस ले रहा था, और अभी क्या हो रहा है कि ये बहुत कम स्पेस ले रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इस पूरी की पूरे रो पे अगर आपको ये लगाना है, तो आप इस पूरी रो को सिलेक्ट कर दें और इस रैप टेक्स्ट ऑप्शन को ऑन कर दें। अभी आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे आप इसको सुधार सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होता है, आपको एडिशनल कॉलम लिखने के लिए जगह मिल जाती है एक्सेल में। इस तरह से आप इससे सुधार सकते हैं। तो ऐसे आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। किसी भी जिसको आपको रैप करना है उसको आप सिलेक्ट करके कर सकते हैं। अगर आप इसको अनरैप करना है तो आप दोबारा इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से रैप टेक्स्ट ऑप्शन हटा दीजिए। अभी आप देखेंगे ये ऐसा हो गया। इसको सुधारना है तो यहाँ सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक पहले ऐसा हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है हमारी कि कैसे हम MS एक्सेल में फंक्शन और फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास सैम्पल मार्कशीट रिकॉर्ड है, ये कुछ नंबर है, सीरियल नंबर है। अभी देखिए सीरियल नंबर यहाँ बिगड़ गए हैं। इसको अगर सुधारना है तो आपको 1 और 2 सेलेक्ट करें, इसको पढ़ के हम ऐसे नीचे खींच लेंगे तो ये नंबरिंग सही हो जाएगी। रोल नंबर सही है, रोल नंबर बिगड़ गया तो ये 2 और 3 को पकड़िए, इसको पढ़ के ऐसे नीचे खींच लिए तो आपका ये सुधर जाएगा। अभी जैसे कि हमें
सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक के मार्क्स का अगर हमको प्लस करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, और यहाँ से एक फॉर्मूला होती है MS एक्सेल में सम, एम लिखेंगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे। अभी हमको इतना सेलेक्ट कर लेना सब्जेक्ट्स, पूरे सब्जेक्ट्स के सेल सेलेक्ट कर लेना है कि E5 से लेके I5 तक, सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 5 तक जो कुछ भी है वो ऐड हो जाए। हमने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दिया तो अब देखिए टोटल जो है 235 हो गया राजेश का। अब हमको हर बार फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करेंगे तो सभी के लिए निकल जाएगा। ऐसे अगर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है सभी बच्चों को तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होती है एवरेज, और अब एवरेज का AVER ही लिखा है तो देखिए यहाँ फॉर्मूला दिख गई। आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दें, फिर आप यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर दें और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दें तो उनकी परसेंटेज निकल जाएगी। फिर डबल क्लिक कर, अगली फंक्शन होती है मैक्सिमम फंक्शन। अगर आप चाहते हैं इनमें से आप पता करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट 5 में सबसे ज़्यादा मार्क्स कितने आए तो आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, MAX लिख देंगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे। फिर आपको जितने में से पता करना है, हमें मान लीजिए सब्जेक्ट 5 में से पता करना है तो हम सिर्फ इतना सेलेक्ट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। हमको यहाँ से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट 5 में जो मैक्सिमम मार्क्स आए हैं वो 88 आए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट 5 में सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं तो आप इक्वल टू लिखेंगे, MIN लिखेंगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे, फिर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एंटर कर देंगे तो ये आपको दिख रहा है 36। अभी देखते हैं हम, देखिए 36 सबसे कम है इसमें और 88 इसमें सबसे ज़्यादा है। आप चाहे तो इतना पूरा डेटा सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मैक्स फंक्शन जो होता है ये सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए होता है और जो मिनिमम फंक्शन होता है सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करने के लिए होता है। अगर आप MS एक्सेल के और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन और फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।